तो आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ से स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, थोड़ा बहुत उसको रिकॉल कर लें क्योंकि आज उसका थोड़ा बहुत यूज़ होगा। चलिए रिकॉल। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहाँ पर ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ए है एरिया वेक्टर। ठीक है, इसको आगे खोलेंगे तो ई ए कोज थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड एरिया वेक्टर है। ठीक है, ये पढ़ा था। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ समझो, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों कांस्टेंट हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों कांस्टेंट हैं तभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। अगर इफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इन दोनों में से कोई भी वेरिएबल है, इज वेरिएबल, ठीक है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये ध्यान रखो आप। ठीक है, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो वो बाहर आ जाएगी, मतलब एरिया कांस्टेंट होगा तो भी वो बाहर आ जाएगा। तो अगर दोनों चीज़ें कांस्टेंट होंगी तो यही वाला फॉर्मूला बन जाएगा। मतलब ये तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर कांस्टेंट है, ये हमेशा वैलिड है। ठीक है, चलिए और एक बात और समझो, डी ए जो है ना, इसको हमने छोटा सा एरिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम गॉस लॉ की बात करेंगे। देखो गॉस लॉ जो है ना, वो बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन को आसान कर दे। मतलब गॉस लॉ से आप कुछ और नहीं करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही निकालोगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक ये फॉर्मूला लगाओ या फिर गॉस लॉ लगाओ। फॉर्मूला लगाओगे तो टाइम लगेगा, गॉस लॉ लगाओगे तो चुटकियों में हो जाएगा, थैनोस वाली चुटकियों में। ठीक है, चलिए तो हम गॉस लॉ के बारे में पढ़ते हैं कि गॉस लॉ क्या कहता है। देखो गॉस लॉ 3D ऑब्जेक्ट पर, 3D बॉडी पर वैलिड है, और 3D बॉडी को क्लोज्ड बॉडी भी कहा जाता है। मतलब अगर कोई कहे क्लोज बॉडी, मतलब वो 3D बॉडी की बात कर रहा है। तो एक पॉइंट ध्यान में रखो, गॉस लॉ 3D बॉडी पर वैलिड है, 2D बॉडी पर, 1D बॉडी पर गॉस लॉ वैलिड नहीं है। ठीक है, और गॉस लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी 3D बॉडी है या फिर ये कहीं क्लोज्ड बॉडी है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा चार्ज इनसाइड 3D बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, बस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनसाइड 3D बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को कहते हैं गॉस लॉ। इतना सिंपल है गॉस लॉ। ठीक है, अब अगर गॉस लॉ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहते हो तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए के। तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह ये लिख दो तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, इंटीग्रल ए डॉट डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये किसके बराबर है, चार्ज इनसाइड 3D बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप चाहें इसको गॉस लॉ मानो या इसको गॉस लॉ मानो, बात यही है। तो गॉस लॉ इतना सिंपल सा है। अब गॉस लॉ को हम अप्लाई करेंगे। चलिए देखो, कोई भी लॉ जब बनता है ना तो वो इसलिए बनता है ताकि जो हम स्टडी कर रहे हैं कोई भी चीज़ उसको आसान कर सके।
और गॉस लॉ कोई भी एक मतलब कोई सा भी लॉ एक साइंटिस्ट देता है, वो इसलिए देता है ताकि जो भी चीज़ कर रहे हैं हम वो एकदम आसानी से हो जाए। बस लॉ का मतलब यही होता है, मतलब बनाने का रीज़न ही ये होता कि कोई भी चीज़ हम तेज़ी से कर पाएँ, आसानी से कर पाएँ। चलिए अब चलिए मान लीजिए हम एक स्फेयर ले लेते हैं, स्फेयर, ठीक है। स्फेयर एक 3D बॉडी होती है, ये सबको मालूम है। इसके सेंटर पे मान लो Q चार्ज रख दें और कोई पूछे आपसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। चलिए देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्फेयर का हो जाएगा चार्ज इनसाइड 3D बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो चार्ज कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो निकालने को आप इस फॉर्मूले से भी निकाल लोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटीग्रल E डॉट डी ए। इस फॉर्मूले से भी आप इस स्फेयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हो और आंसर यही आएगा, फाइनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर यही आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, एरिया निकालना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसलिए आप सीधा गॉस लॉ लगाओ और अपना आंसर पाओ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो स्फेयर का आ गया। अब मान लो कोई एक क्यूब दिया जाए, बहुत ज़्यादा छोटा बन गया ये, इधर बना लेते हैं। चलिए मान लो आपको एक क्यूब दे दिया जाए, क्यूब तो एक 3D बॉडी होती है, ये तो सबको मालूम है। और इसके ऊपर मतलब सेंटर पे Q चार्ज रख दिया जाए तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इनसाइड 3D बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कितना रखा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर से आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो आपने चाहे स्फेयर लिया या क्यूब लिया, बस 3D बॉडी थी तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या फिर आप एक सिलेंडर ले लो, मान लो एक सिलेंडर ले लो और सिलेंडर 3D है, मतलब 3D बॉडी है, ठीक है। आपने सिलेंडर लिया या फिर यहाँ पर क्यूब लिया, ठीक है। तो सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा वो निकालिए। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, चार्ज इनसाइड एनी बॉडी मतलब 3D बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मान लो इस सिलेंडर के सेंटर पर आपने Q चार्ज रख दिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, देख लीजिए। चार्ज इनसाइड 3D बॉडी कितना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आ गया। आपने चाहे स्फेयर लिया, क्यूब लिया या सिलेंडर लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीनों के केस में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। ये नोट करने वाली बात है। तो अब आप आगे को एक नोट पॉइंट लिखिए। और वो नोट पॉइंट यही है कि ऑन चेंजिंग shape of a 3D body, electric flux does not change, ठीक है। अब आपने पीछे स्फेयर लिया था, क्यूब लिया था, सिलेंडर लिया था, हर केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बस वही लिखा है मैंने नोट बनाकर, ठीक है। और इस पॉइंट को यहाँ से भी देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है यार, चार्ज इनसाइड द 3D बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर या तो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, यहाँ पर चार्ज आ रहा है फ्लक्स के फॉर्मूले में। अब अगर आप चार्ज को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, या एप्सिलॉन नॉट को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। अब साइज मतलब शेप को चेंज करने से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो पा रहा है ना। इस फॉर्मूले को देखोगे तो भी ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। और अगर तब भी नहीं आ रहा तो मैंने पीछे कराया है, चाहे आप क्यूब लो, स्फेयर लो, सिलेंडर लो, हर केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो बस उसी पॉइंट को मैंने यहाँ पर लिखा है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो इस स्फेयर को लेते हैं हम,
एक स्फेयर मान लेते हैं, इसकी रेडियस r है। फिर एक और स्फेयर बनाते हैं और मान लेते हैं इसकी रेडियस 2r है, ठीक है। और इसके सेंटर पे q चार्ज रख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर q चार्ज रख दिया, ठीक है। अब इसको नाम दिया फर्स्ट स्फेयर, इसको नाम दिया सेकंड स्फेयर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए फर्स्ट से और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए सेकंड स्फेयर में। चलिए, ठीक है। चलिए, तो देखो एक पॉइंट ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट इज इक्वल टू होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेकंड। मतलब अगर आप रेडियस r लो, 2r लो, 50r लो, 100r लो, 1000r लो, मतलब कितना भी बड़ा स्फेयर कर दो, अगर उस स्फेयर में q चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q/ε0। ध्यान रखना, ठीक है। और अगर यहाँ पर 2q रखा है तो चार्ज इनसाइड हो जाएगा 2q/ε0। ध्यान रखना। उससे एक और नोट पॉइंट लिखो। नोट पॉइंट ये यही कहता है, ऑन चेंजिंग साइज ऑफ अ 3D बॉडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट चेंज। तो आप दोनों नोट पॉइंट से एक चीज को कंक्लूजन निकालो कि आप चाहे साइज चेंज करो या शेप चेंज करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्फेयर ले लेते हैं भाई, और यहाँ पर Q1 चार्ज रखते हैं, यहाँ पर Q2 चार्ज रखते हैं। इसको सेंटर मान लेते हैं O, इसका रेडियस मान लेते हैं R, और ये एक स्फेयर है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस केस में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ इस स्फेयर का। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने गॉस लॉ के मुताबिक क्या पढ़ा था, वो था चार्ज इनसाइड द 3D बॉडी अपॉन ε0। चलिए, तो चार्ज इनसाइड कितना है, 0। देखो ये सेंटर माना है O, चलिए रफ कर देते हैं, ठीक है। इस स्फेयर के सेंटर में या इस स्फेयर के पास कितना चार्ज है, 0। तो चार्ज इनसाइड ही नहीं है तो ये 0 आ जाएगा ना। जब चार्ज इनसाइड ही 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, मतलब आप सराउंडिंग में चाहे Q1 चार्ज रखो, Q2 चार्ज रखो, Q3 चार्ज रखो, Q4 चार्ज रखो, Q5 चार्ज रखो, अगर वो स्फेयर के अंदर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आएगा। ध्यान रखना। और ये तो आपको फॉर्मूले से भी पता चल रहा है कि अगर इनसाइड 3D बॉडी चार्ज 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यार, ये एक आर्बिटरी 3D बॉडी है, ठीक है। ना इसका हमें शेप पता है, ना इसका हमें साइज पता है, ठीक है। बस इस पर Q1 चार्ज रख दिया और Q2 चार्ज रख दिया। Q1 भी प्लस चार्ज है, Q2 भी प्लस चार्ज है। तो इस बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, चार्ज इनसाइड द 3D बॉडी अपॉन ε0। चार्ज इनसाइड कितना है, Q1 प्लस Q2 अपॉन ε0। यही हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब सेकंड केस में यही आर्बिटरी बॉडी है कोई, लेकिन ये 3D है, ठीक है। और इस पर हमने एक बार चार्ज रखा प्लस Q1 और एक बार चार्ज रखा माइनस Q2, ठीक है। एक बार चार्ज रखा प्लस Q1, एक बार चार्ज रखा माइनस Q2, मतलब दो चार्जेस हैं, एक प्लस Q1 एक है माइनस Q2। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनसाइड द 3D बॉडी अपॉन ε0। चार्ज इनसाइड द 3D बॉडी क्या है, Q1 माइनस Q2 अपॉन ε0। यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। लोड ही नहीं लेना भाई आपको ज़िंदगी में, बस फॉर्मूला ध्यान रखना, अप्लाई कर देना है। चलिए, अब देखो, अगर कोई एक डाइपोल है, प्लस Q1 चार्ज है, निगेटिव Q2 चार्ज है, इनके मतलब बीच की दूरी है x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको चार्ज कहा जाता, इक्वल होते हैं ना चार्ज डाइपोल में। तो अगर ये प्लस Q है तो माइनस Q है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए
इक्वल चार्ज होंगे मैग्नीट्यूड में क्यू क्यू और अपोजिट होंगे, अगर एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो ये एक डाइपोल हो गया, ठीक है। अगर इस डाइपोल को आप एक 3D बॉडी में या 3D स्फीयर में रख दो तो पूछते हैं भैया जी इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? चार्ज इनसाइड द 3D बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनसाइड द 3D बॉडी क्या है? प्लस क्यू लिखो और प्लस माइनस क्यू लिखो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये प्लस है, क्यू आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस में से माइनस कट जाएगा तो ये आंसर 0 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास नेट चार्ज 0 होता है। चार्ज तो होता है, मतलब क्यू प्लस क्यू नेगेटिव क्यू, लेकिन नेट चार्ज 0 होता है। अगर नेट चार्ज 0 होगा तो फ्लक्स भी 0 होगा। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। ध्यान रखना, ध्यान ही क्या रखना, बस फॉर्मूला ध्यान रखो, अप्लाई कर दो, सारे पॉइंट निकाल लोगे अगर समझदार हो तो। अगर बेवकूफ़ हो तो भैया रट लो, मतलब अगर आपने रट भी लिया और टिक लगा दिया तो आपको 4 ही मार्क्स मिलेंगे। अगर रट सकते हो तो रट लो, कोई बात नहीं है, या फिर दिमाग लगाओ। सिर्फ एक फॉर्मूला ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस ये चीज़ ध्यान रखो, फिर इसी को अप्लाई करो, इसी के ऊपर क्वेश्चन लगाते रहो, परफेक्ट हो जाओगे। चलिए, देखो एक सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर की लेंथ L है और इस सिलेंडर के सेंटर पे Q चार्ज रखा है। तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? चार्ज इनसाइड द 3D बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरे सिलेंडर से आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर कोई कहे यार एक सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आ गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ लगा के आपने बता दिया, लेकिन अगर हम इस सिलेंडर को बीच में से काटें, मतलब ये वाली लेंथ भी L/2 हो और ये वाली लेंथ भी L/2 हो और इसका एक हिस्सा लें कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से, ये एक सिलेंडर बन गया। मतलब इस सिलेंडर को हमने बीच में से काट दिया, ठीक है, और अब Q चार्ज यहाँ पर रखा होगा, क्योंकि हमने बीच में से काट दिया तो Q चार्ज यहाँ पर रखा होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। और इसकी लेंथ हो गई L/2। तो अब इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? चार्ज इनसाइड द बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनसाइड द बॉडी क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा, लेकिन भाई ये गलत है, ये गलत है। एक पूरा सिलेंडर था, आपने फॉर्मूला लगा दिया, मतलब गॉस लॉ लगा दिया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आंसर आ गया। लेकिन अगर आपने उस सिलेंडर को काट दिया और Q चार्ज वहीं रख दिया, मतलब यहाँ पर एकदम ऊपर की तरफ, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आंसर नहीं होगा। उसका रीज़न इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में छुपा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो, मान लो इसको प्लस Q चार्ज है, तो इस प्लस Q चार्ज से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, इस तरह से निकलेगी, 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 लेकिन इधर भी तो निकलेंगे ना भाई, इधर भी तो निकलेंगे ना भाई, इधर भी तो निकलेंगे ना भाई, इधर भी तो निकलेंगे भी ना। अब देखो, इधर भी तो निकलेंगे ना भाई। अब उस तरह से प्लस Q चार्ज है तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। तो इस केस में जब पूरे सिलेंडर को, मतलब पूरे सिलेंडर को माना, तो ये दोनों तरफ से बंद था,
ठीक है, ये कंप्लीट बॉडी थी, ये सिमेट्रिकल बॉडी थी और इसके हमने सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया। तो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करी, मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लस क्यू चार्ज से निकली वो इस सिलेंडर से भी निकली। देखो हर एक लाइन इस सिलेंडर से भी निकली है, कोई ऐसी लाइन नहीं है जो इस सिलेंडर से नहीं निकली है। मतलब जितना प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा था उतना ही सिलेंडर से निकल रहा था, और वो कितना था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो हम निकालना जानते हैं, लेकिन इस केस में देखो बॉडी एसिमेट्रिकल हो गई है। मतलब आपने बीच में से काट दिया तो देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम नहीं है। ये वाला हिस्सा तो इधर से क्लोज है लेकिन इधर से खुला हुआ है। जब भी प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर रहा है तो आधी इधर से निकल रही है और आधी इधर से निकल रही है ऊपर से, ठीक है। मतलब जितना प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा था उसका आधा ही इस सिलेंडर से जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पूरे सिलेंडर का आधा हो जाएगा। मैंने कहानी सुनाई, समझ में आई, बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आई तो कॉन्क्लूजन ध्यान में रखो। कॉन्क्लूजन ये है, एक सिलेंडर लेंगे, उसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, तो फॉर्मूले की मदद से हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो आएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्वेश्चन में ये कहे कि हमने सिलेंडर को आधा काट दिया और कटे हुए बॉटम पर या कटे हुए टॉप पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका आधा होगा, मतलब Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। कहानी समझ में आई, बहुत बढ़िया। कहानी समझ में नहीं आई तो मैंने जो लास्ट में बोला था उसको ध्यान में रखो, ठीक है। मतलब याद भी कर सकते हो आप, कोई परेशानी है नहीं। देखो यार, ये हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, हर एक चीज़ डीपली नहीं बता सकता, सिर्फ बताकर निकल जाना मेरा काम है, ठीक है। चलिए अब उसी तरह से एक स्फीयर लेंगे हम भैया, ये एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर 3D होता है। अब इसके सेंटर पे हमने क्यू चार्ज रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, चलिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था चार्ज इनसाइड द बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है इनसाइड द बॉडी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, ठीक है। अब कोई कहे यार हमने इस स्फीयर को बीच में से काट दिया, तो ये स्फीयर कुछ इस तरह से दिखेगा ना, कुछ इस तरह से, और चार्ज यहाँ पर रखा है। तो बस बात वही है कि इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछेगा तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या होगा, क्या उसका फॉर्मूला भी क्या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, नहीं, इसका आंसर आएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सेम वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने पीछे दिया है, लेकिन मैं उस एक्सप्लेनेशन को फिर से दोहरा रहा हूँ। देखो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली 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 निकली, जितनी भी प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली वो सारी स्फीयर से पास करी। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस सेमी स्फीयर से या फिर हाफ स्फीयर से पास नहीं करी और कुछ पास कर गई, मतलब आधी तो पास कर गई और आधी पास नहीं करी, इसलिए फ्लक्स आधा हो जाता है इसका। ध्यान में रखो, ठीक है। याद भी कर लोगे तो भी फायदे में रहोगे, बाकी तो आपको समझ में आ जाना चाहिए यार, इतना भी बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। अब लास्ट चीज़ वो देख लेते हैं, चलिए। मान लो एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब के सेंटर पे हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो क्वेश्चन वही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला था चार्ज इनसाइड द 3D बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनसाइड कितना है, प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया। लेकिन देखिए क्यूब की 6 प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये, एक नीचे वाली है, एक इधर वाली है, एक इधर वाली है, एक पीछे वाली है और एक आगे वाली है, मतलब 6 साइडें होती हैं, ठीक है। तो इस पूरे स्फीयर से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ईच साइड, मतलब हर साइड से या हर को, मतलब प्लेट से, साइड या प्लेट कर दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ईच प्लेट, कितना फ्लक्स निकलेगा। कि यार आपने देखो गोसलो लगाकर
इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया पूरे क्यूब से प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब आपसे पूछ रहे हैं कि वो एक प्लेट से कितना निकलेगा। तो देखो प्लेट तो एक 2D बॉडी है, तो उस पर गॉस लॉ वैलिड नहीं है, तो बस आपको दिमाग लगाना है और याद कर लेना है। ध्यान, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच प्लेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखो भैया, समझा भी सकता हूँ 2-3 तरीके से, लेकिन ध्यान रखोगे सफल रहोगे। और अगर मैं समझाने बैठ गया बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। बस ध्यान रखो, अगर एक क्यूब के सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ से निकाल सकते हो, लेकिन ईच प्लेट से पूछे तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, चलिए अब अगर इसके सेंटर पे ना रखकर किसी भी कॉर्नर पे रखे प्लस क्यू चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द दिस स्फीयर इज इक्वल टू चार्ज अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट होता है। ध्यान रखो, ध्यान रखो। आप कहोगे सर चार्ज इनसाइड द स्फीयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो आपने करा ही नहीं, ठीक है। या फिर अगर आप फॉर्मूला ही लगाना चाहते हो तो चलिए लगाते हैं, चार्ज इनसाइड द स्फीयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो चार्ज इनसाइड कितना आएगा? क्या प्लस क्यू पूरा आएगा? नहीं भैया, प्लस क्यू पूरा चार्ज इस स्फीयर में नहीं है। इस प्लस क्यू का क्यू वाई 8 हिस्सा इस स्फीयर में आएगा, तो चार्ज इनसाइड कितना हो गया? क्यू अपॉन 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। ठीक है, तो समझने को ऐसे समझ लो, वरना याद ही करना है आपको। ठीक है, तो अगर चार्ज कॉर्नर पे रखे और उस क्यूब में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछे तो आंसर है क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। और अगर फ्लक्स थ्रो ईच प्लेट, मतलब ये जो प्लेट लग रही है ना भाई, ये जो प्लेट है इंडिविजुअल, ऊपर वाली, नीचे वाली, साइड वाली, इधर वाली, पीछे वाली, आगे वाली, इनमें से भी पूछ लेता है कि हर एक प्लेट में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। अगर चार्ज कॉर्नर पे रखा है तो ध्यान में रखो आंसर 0 भी हो सकता है और आंसर क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में हो 0 तो 0 मानो, ऑप्शन में हो क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट तो क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट मारो, और अगर ऑप्शन में हो बोथ 0 एंड क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट तो बोथ मारो। और दोनों देगा नहीं क्योंकि वो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी चार्ज कॉर्नर पर रखा है तो इस क्यूब में से तो निकलेगा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और हर एक प्लेट में से या तो आंसर 0 आएगा, मतलब कुछ प्लेटें ऐसी हैं जो 0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स देती हैं, कुछ प्लेटें ऐसी हैं जो क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स देती हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, काफ़ी मेहनत से बनाया था और काफ़ी डाटा दिया है आज के लेक्चर में, तो ध्यान रखें। और जो भी डाउट आपको आए हों वो कमेंट में लिखिए, मैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।